हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी, दिल जोश गिरिया में है डूबी हुई असामी। आज हम दीवाना गालिब की गज़ल नंबर 137 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें दो शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और दो तीन शेर पब्लिश तो नहीं किए गए दीवान में, लेकिन मुझे अच्छे लगे तो हम उनको भी पढ़ेंगे। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि हासिल से हाथ धो बैठ, हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी, दिल जोशे गिरिया में है डूबी हुई असामी। उस शम्मा की तरह से जिसको कोई बुझा दे, उस शम्मा की तरह से जिसको कोई बुझा दे, मैं भी जले हुओं में हूँ दागे ना तमामी। अगले शेर दीवान में पब्लिश नहीं किए गए। करते हो शिकवा किसका तुम और बेवफाई, करते हो शिकवा किसका तुम और बेवफाई, सर पीटते हैं अपना हम और नेक नामी। तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा न करदा, तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा न करदा, है नामा बर को उससे दावाए हम कलामी। है यास में असद को साकी से भी फरागत, है यास में असद को साकी से भी फरागत, दरिया से खुश्क गुजरे मस्तों की तिश्ना कामी। तो पहला शेर देखते हैं कि हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी, दिल जोश गिरिया में है डूबी हुई असामी। हासिल कहते हैं किसी चीज़ के फ्रूट को, रिजल्ट को, फल को, और हाथ धो बैठना मतलब किसी चीज़ को गवा देना, खो देना, किसी चीज़ को रिनाउंस कर देना, और टू गिव अप ऑन समथिंग। या आरजू खिरामी, आशिक की आरजू की, उसकी हसरत की चाल। या तो यहाँ पे आशिक की हसरत की चाल हो सकती है, आशिक की अपनी चाल उस दिशा में जहाँ पे उसकी आरजू पूरी हो सके। या तो आशिक की हसरत उस तरफ जा रही है जहाँ पे हसरत पूरी हो सके। गिरिया कहते हैं आंसुओं को, रोने को। जोश गिरिया आशिक के आंसुओं की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ हिज टीयर्स। और असामी कहते हैं किसी ग्राहक को, किसी क्लाइंट को, या किसी कर्जदार को जिसने किसी से कर्ज लिया हो। तो शेर है कि हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी, दिल जोशे गिरिया में है डूबी हुई असामी। तो इसका जस्ट ये है कि आशिक की कोई तमन्ना कभी पूरी नहीं होती। या तो तमन्ना के मामले में या आरजुओं को पूरा करने के रास्ते में उसको कुछ हासिल नहीं होता, उसको हमेशा निराशा ही मिलती है। तो मंजर ये है कि आशिक की आरजू दिल की तरफ जा रही है और वो दिल से ये तवक्को रखती है कि दिल आरजू को पूरा करेगा। और दिल को यहाँ पे असामी बताया गया है, एक कर्जदार बताया गया है। तो दिल के ऊपर ये कर्ज है कि वो आरजू को पूरा करेगा, तो और आरजू का कर्ज अदा करेगा। तो आरजू उम्मीद लगाए बैठी है और वो अपना हक भी समझती है, वो इस कर्ज को वसूल करने के लिए जा रही है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि आशिक इश्क में दुख दर्द सहते हैं और बड़ी शिद्दत से रोते हैं, खून के आंसुओं का एक सैलाब इस दुनिया में बर्पा कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं दिल जोशे गिरिया में है डूबी हुई आसामी, कि आशिक के आंसुओं के सैलाब में डूब के उसका दिल ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो वर्ड प्ले देखें, उसको एक डूबी हुई आसामी बताया गया है कि वो एक ऐसा कर्जदार है जो कि डूब चुका है, बर्बाद हो चुका है और उसके पास कर्ज वापस करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो गालिब साहब खुद या कोई और शख्स कह रहा है हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी। तो आशिक को या उसकी आरजू की खिरामी को वो कह रहे हैं कि हासिल से हाथ धो बैठ, जिसका मतलब ये है कि ये उम्मीद छोड़ दे कि तुझे दिल से कुछ हासिल होगा या तेरी आरजू पूरी होगी। कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस दिल से तुम उम्मीद लगाए बैठे हो या जिस दिल से तुम ये कर्ज वसूल करना चाहते हो, वो एक डूबी हुई आसामी है, उसके पास कुछ नहीं बचा। एक रंग इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आशिक को, उसकी आरजू को और उसके दिल को जोशे गिरिया से ही उम्मीद थी। वो जब शिद्दत से रो रहा था तो उसको ये उम्मीद थी कि उसके आंसुओं को देख के महबूब को रहम आएगा उसके ऊपर, महबूब अपना प्यार उसको देगा। तो शायद उसके रोने, आंसुओं की शिद्दत से वो उम्मीद लगा के बैठा था कि वो उसकी मदद करेगी आरजू को पूरा करने में। लेकिन हुआ ये कि महबूब को रहम तो नहीं आया और उन आंसुओं के सैलाब के अंदर आशिक और उसका दिल
डूब के मर गए। तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल देखें, आशिक बर्बाद हो चुका है, उसके खून के आंसुओं के सैलाब में उसका दिल डूब के ख़त्म हो चुका है और अब उसकी कोई तमन्ना पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आरजू के पूरे होने की उम्मीद लगाना भी बेकार है। तो कहते हैं कि हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी। अब उसको कहा जा रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है उम्मीद लगाने का, ये जो हासिल से अब तुझे हाथ धोना पड़ेगा, उसको रेकमेंडेशन दी जा रही है कि हासिल से हाथ धो दिए जाएं। हासिल से हाथ धो बैठ ए आरजू खिरामी, दिल जोशे गिरिया में है डूबी हुई असामी। अगला शेर देखें, उस शम्मा की तरह से जिसको कोई बुझा दे, मैं भी जले हुओं में हूँ दाग ना तमामी। तो यहाँ पे आशिक ने, गालिब साहब ने अपने आप को एक शम्मा से, एक कैंडल से कंपेयर किया है। तो जिस तरह एक शम्मा का काम है, फ़र्ज़ है कि वो जल के इस दुनिया में रोशनी बर्पा करे, लेकिन साथ साथ में पूरी तरह जल के फ़ना हो जाए। उसी तरह आशिक का काम है, आशिक का फ़र्ज़ है कि वो एक शम्मा के जैसे इश्क में जल के फ़ना हो जाए। इस दुनिया में जलते जलते वो अपने इश्क का नूर, इश्क की रोशनी बिखेरता हुआ जाए। लेकिन सच्चे आशिक का काम यह है कि वो इश्क में जल के फ़ना हो जाए। तभी वो सच्चा आशिक बन पाता है, उसको एक सच्चा आशिक माना जाता है, उसको एक सच्चे आशिक के रुतबे पे बिठाया जाता है। जो नहीं जल पाया वो एक सच्चा आशिक नहीं समझा जाएगा। तो कह रहे हैं, उस शम्मा की तरह से जिसको कोई बुझा दे, कि मैं एक ऐसी शम्मा के जैसे हूँ जिसको पूरा जलने नहीं दिया गया, पूरा जलने का मौका उसको नहीं मिला, उसको पहले ही बुझा दिया गया। मैं भी जले हुओं में हूँ दाग ना तमामी। दाग ना तमामी एक ऐसा जख्म या जलने का निशान जो अधूरा हो। तो कहते हैं, जले हुए आशिकों के बीच में मैं एक दाग ना तमामी हूँ। मैं अधूरा जला हुआ दाग हूँ, मुझे पूरा जला हुआ होना चाहिए था, ताकि मैं फना हो जाता, आशिक होने का फ़र्ज़ निभा पाता। तो मुझे ऐसा होना चाहिए था कि जले होने का एक दाग तक भी बाकी ना रहता, मैं पूरा जल जाता। दूसरे आशिक जो उनके रकीब थे, वो आगे पीछे जले हुए पड़े हैं, वो फना हो गए। उनको एक सच्चे आशिक का रुतबा, एक सच्चे आशिक की इज़्ज़त नसीब हुई, लेकिन मिर्ज़ा गालिब साहब को के नसीब में ये भी नहीं था। उनको पूरा जलने का, इश्क में जल के फ़ना होने का मौका भी नहीं मिला है। तो एक तो इस बात का दुख कि वो इश्क में फ़ना नहीं हो पाए, दूसरा ये कि उनके रकीब सच्चे आशिक बन गए, उनको सच्चे आशिक होने का रुतबा मिल गया। तो जिस्ट ये है कि आशिक इश्क में जल के फ़ना होना चाहता है, औरों को, रकीबों को ये सम्मान, ये रुतबा सच्चे आशिक का नसीब हुआ, लेकिन गालिब साहब की किस्मत में जल के फ़ना होना भी नहीं लिखा गया था। तो कहते हैं, उस शम्मा की तरह से जिसको कोई बुझा दे, मैं भी जले हुओं में हूँ दागे ना तमामी। करते हो शिकवा किसका तुम और बेवफाई, सर पीटते हैं अपना हम और नेक नामी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एब्स्ट्रैक्ट शेर है, इसके अंदर मुझे सरकाज़म का रंग नज़र आता है। शायद इसका जिस्ट ये है कि महबूब, खूबसूरत महबूब वफ़ा नहीं करते, वो हमेशा आशिक की तरफ बेवफा होते हैं, और आशिक को नेक नामी, इस दुनिया में अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन कभी नसीब नहीं होती उसको, उसकी इस दुनिया में बदनामी ही बेचारे की होती है। तो कहते हैं, करते हो शिकवा किसका तुम और बेवफाई। तो शायद महबूब ने शिकवा किया है और आशिक पे बेवफाई का इल्ज़ाम लगाया है। और आशिक कह रहा है, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, लुक हु इज़ टॉकिंग। तो कह रहे हैं, तुम और बेवफाई ना, तुमको बेवफाई से क्या काम, तुम कहाँ और बेवफाई कहाँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम बेवफा हो। तो ये सरकास्टिकली आशिक या गालिब साहब अपने महबूब को ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बेवफा नहीं हूँ, तू बेवफा है। और दूसरी लाइन में कहते हैं, सर पीटते हैं अपना हम और नेक नामी। महबूब ने इल्ज़ाम तो लगा दिया और आशिक दुख में या फ्रस्ट्रेशन में अपना सर पीट रहा है, और शायद महबूब ने उसके ऊपर नेक नाम होने का ताना भी उसको दिया है। तो उसको कहा है कि ये एक आशिक के लिए तोहमत है। आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो बदनाम हो, आशिक को नेक नामी मिले, ये उसको शोभा नहीं देता। आशिक का काम ये है बर्बाद होना, वहशी बनना, इस दुनिया में उसकी बदनामी हो, यही उसका फ़र्ज़ है। तो लेकिन उसके ऊपर नेक नामी की तोहमत लगाई गई है, और वो कह रहा है हम और नेक नामी। ये भी एक सरकास्टिक अंदाज़ है कि हम कहाँ और नेक नामी कहाँ, मुझे नेक नामी कहाँ नसीब है इस दुनिया में।
मैं तो एक वहशी आशिक हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी तो इस दुनिया में बदनामी होती है। तो इस शेर के अंदर जो दो एक्सक्लेमेशंस हैं, हम और तुम और बेवफाई, हम और नेक नामी, उनके अंदर शायद इस शेर का जिस्ट है। या तो वो महबूब को कह रहे हैं तुम और बेवफाई, या तुम कहाँ बेवफाई कहाँ। या तो ये सरकास्टिक अंदाज है महबूब को बेवफा बोलने का। और हम और नेक नामी, मैं कहाँ और नेक नामी कहाँ, मेरी तो इस दुनिया में बदनामी ही है, मेरे ऊपर ये तोहमत ना लगाई जाए, मुझे ये नेक नाम होने का ताना ना दिया जाए। करते हो शिकवा किसका तुम और बेवफाई, सर पीटते हैं अपना हम और नेक नामी। अगला शेर देखें, तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा न करदा, है नामा बर को उससे दावाए हम कलामी। तरफे सुखन का यहाँ पे मतलब ये है कि नज़रें चुराना, नज़रें मिला के सीधे मुंह किसी से बात ना करना। या तो खुदा ना करदा, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड। नामाबर कहते हैं मैसेंजर को जो आपके ख़त लेके जाता है या ख़त लेके आता है। दावा किसी क्लेम को, किसी डिमांड को भी कह सकते हैं। हम कलामी या हम कलाम होने का मतलब है किसी से बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। तो शेर है कि तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा न करदा, है नामा बर को उससे दावाए हम कलामी। या तो कह रहे हैं कि देखो देखो क्या वो मुझसे तरफे सुखन नहीं है। पहली लाइन में वो कह रहे हैं, हुआ ये है कि गालिब साहब ने महबूब को ख़त भेजा है उस नामाबर के हाथ, और अब वो वापस आया है। एक्सपेक्टेशन थी कि वो जवाब लेके आएगा, और शायद वो जवाब लेके भी आया है। लेकिन अब वो नामाबर गालिब साहब से आंखें चुरा रहा है। वो आंखों में आंखें डाल के सीधे मुंह गालिब साहब से बात नहीं कर रहा है। तो कह रहे तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा ना करदा, तो खुदा ना करे कि ऐसा हुआ हो कि अब नामाबर को महबूब से इश्क हो गया हो, है नामाबर को उससे दावाए हम कलामी। अब वो वापस आके ये दावा, ये क्लेम करने लग गया है कि वो महबूब से हम कलाम होके आया है, या अब उसका दावा है महबूब से हम कलाम होने का। तो शायद उसका दावा ये है कि वो अब हम कलामी का हकदार है। गालिब साहब खुद भी हम कलामी के हकदार नहीं थे, महबूब मौका नहीं देता था बातचीत करने का, लेकिन अब नामा पर दावा कर रहा है, या फिर वो हम कलाम हो गया है, या फिर अब वो मांग कर रहा है कि वो महबूब से हम कलाम हो या उसको होना चाहिए। क्या अब उसका भी एक दावा बन गया है, उसका भी एक क्लेम बन गया है। इफ़ेक्टिवली वो गालिब साहब का इश्क में रकीब, राइवल बन गया है। तो शायद वो गिल्टी फील कर रहा है, इस वजह से वो नज़रें चुरा रहा है गालिब साहब से, या फिर वो प्यार में उनको रकीब समझने लग गया है, उनसे नफ़रत करने लग गया है, और इस वजह से वो सीधे मुंह गालिब साहब से बात नहीं कर रहा। उसको घमंड हो गया है क्योंकि वो महबूब से बात करके आया है, ये भी हो सकता है। महबूब ने उसको जुल्म सितम ढाना सिखा दिया है या जुल्म ढाने के लिए बोला है, ये भी एक रंग इसके अंदर हो सकता है। तो ओवरऑल जिस्ट ये है कि इतना खूबसूरत महबूबा मिर्ज़ा गालिब साहब का, जिस नामावर को ख़त लेके उसके पास भेजा था, वही अब उस महबूब का आशिक बन गया है, और अब वो हम कलामी का दावा करने लग गया है। महबूब से हम कलामी का दावा उसका अब हो गया है। तरफे सुखन नहीं है मुझसे खुदा न करदा, है नामा बर को उससे दावाए हम कलामी। तो जो हम कलामी, जो बातचीत या जो इश्क मिर्ज़ा गालिब साहब को कभी नसीब नहीं हुआ, वो शायद अब नामा बर को नसीब होने लग गया है, और ये गालिब साहब के लिए एक बड़ी दुख की बात है। कहते खुदा ना करदा ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा हो गया है। ये आखिरी शेर देखें, है यास में असद को साकी से भी फरागत, है यास में असद को साकी से भी फरागत, दरिया से खुश्क गुजरे मस्तों की तिश्ना कामी। यास कहते हैं निराशा को, उदासी को, मायूसी को। फरागत होने का मतलब है किसी से आज़ाद हो जाना, टू बी फिनिश्ड, और टू गेट डन विद समबडी, किसी से आज़ादी पाना, या अब आपको किसी से वास्ता नहीं रह गया। मस्त कहते हैं रिंदों को, शराब पीने वाले लोगों को। खुश्क तो आपको पता ही है, ड्राई। तृष्णा कामी, प्यास की स्टेट, ऐसी स्टेट जब आप प्यासे रह गए हों, आपकी प्यास ना बुझी हो। तो मस्तों को, रिंदों को शराब चाहिए। शराब पीना ही उनका काम है, बेखुदी के नशे में चूर रहना उनका काम है, और ऐसे लोग प्यासे रह जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और गालिब साहब भी, असद उनका तखल्लुस है, वो भी अपने आप को एक मस्त बता रहे हैं।
लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस कदर दुख और उदासी की स्टेट में हूँ कि मैंने साकी से भी फरागत पा ली। अब मुझे साकी से भी कोई वास्ता नहीं रहा, या मैं साकी से भी आज़ाद हो गया हूँ, मैं उसकी परवाह नहीं करता, मैं उसकी मिन्नत नहीं करता। या तो कह रहे हैं दरिया से खुश्क गुजरे मस्तों की तिश्ना कामी। या तो कह रहे हैं कि अब ऐसी स्टेट है कि इस समंदर से मस्तों की तिश्ना कामी, प्यास जो है वो खुश्क या प्यासी गुजर रही है। तो शराब का पानी का समंदर आगे पीछे है, लेकिन फिर भी जो रिंद हैं उनकी प्यास नहीं बुझ रही, वो यहाँ पे तिश्ना कामी की स्टेट से गुजर रहे हैं। साकी शराब पिलाने वाला वहाँ बैठा है, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इस कदर उदास हो चुके हैं कि अब उनको शराब से कोई वास्ता ही नहीं रहा, या ये एक रंग हो सकता है। या फिर वो प्यासे रह गए हैं, इस वजह से वो उदास हैं, ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। और ये हो सकता है कि साकी ने औरों को सारी शराब पिला दी है, शराब ख़त्म हो गई है, गालिब साहब के लिए शराब नहीं बची, या उन्होंने खुद शराब का समंदर खाली कर दिया है, सारी शराब वो पी चुके हैं। या फिर अब उनको उनके दिल के अंदर शराब की प्यास ही बाकी नहीं रही, वो एक हायर स्पिरिचुअल शराब अब पीते हैं, एक स्पिरिचुअल बेखुदी के नशे में रहते हैं, और इस दुनिया के साकी और इस दुनिया की शराब से उनका कोई वास्ता अब नहीं रहा। शराब का समंदर भी उनके सामने आ जाए, फिर भी वो इस शराब को नहीं पीते, क्योंकि ये शराब अब उनकी प्यास नहीं बुझा सकती। और तो साकी के होते हुए शराब नसीब नहीं हुई, या साकी का क्या काम, हमारी किस्मत में तो प्यास ही है, इसलिए कोई हमारी प्यास अब नहीं बुझा सकता। ये सारे रंग इसके अंदर हैं। देखिए छोटा सा शेर है, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स है। तो कहते हैं कि है यास में असद को साकी से भी फरागत, है यास में असद को साकी से भी फरागत। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है वो तो ये निकल के आता है कि इस कदर उदास हैं कि अब साकी से भी हमें वास्ता नहीं रहा। या एक शराब पीना वाला साकी की परवाह ना करे, ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अब वो स्टेट आ चुकी है यास में असद को साकी से भी फरागत, दरिया से खुश्क गुजरे मस्तों की तिश्ना कामी। दरिया है यहाँ पे शराब का या पानी का, लेकिन जो मस्त हैं उनकी तिश्ना कामी यहाँ से खुश्क गुजर रही है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। तो ये था आखिरी शेर। आई होप इट मेड सेंस एंड आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।